राधे राधे फ्रेंड्स। वह थोड़ी धीमी सी आवाज में सनम से कहता है, आई एम सॉरी। विराट के मुंह से यह सब सुनकर सनम के चेहरे पर कंफ्यूजन नजर आती है। विराट सनम से बोला, उस रात मैंने तुमसे जो। इसके आगे वह कुछ बोल ही नहीं पाया और फिर से उसने सिर्फ इतना कहा, सॉरी। सनम पलकों को 3-4 बार झपकाकर विराट को देखती है, बड़ी ही मासूमियत के साथ चुपचाप। गार्डन के थोड़ी ही दूर पर एक कोने में तनुजा कॉल पर बात कर रही थी। उसकी आवाज काफी ज्यादा कोल्ड थी। हाँ, मुझे पता है, आया था इंस्पेक्टर घर पर और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका है। उसे मर्डर की कुछ तो करना होगा। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। मैं करती हूँ कॉल बाद में, अभी मैं बाहर एक पार्टी में आई हूँ। ओके बाय। उसके बाद तनुजा कॉल कट कर देती है और जैसे ही पलट कर जाने लगती है, एकदम से उसके कदम रुक जाते हैं और थोड़ा चौंक जाती है। तुम? अचानक पीछे खड़े हुए एक लड़के को देखकर तनुजा थोड़ी ज्यादा चौंक जाती है और उसके पीछे एक लड़का खड़ा हुआ था, जिसके होठों पर एक सेक्सी सी मुस्कुराहट थी, आंखों में काफी नशा था, हाथ में शराब का ग्लास जो बता रहा था कि वह नशे में है। उसने शराब पी रखी है। वह कोई और नहीं, मानिक था। मानिक ने दूर से इस लड़की को यहाँ पर अकेले खड़े हुए देखा। कुछ वक्त से उसकी नजर तनुजा पर ही थी, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत और हॉट और सेक्सी लग रही थी। उसका ऑरा और भी एटीट्यूड काफी ग्रेसफुल, काफी इम्प्रेसिव था। हेलो ब्यूटीफुल। मानिक की बात सुनकर तनुजा अपनी आईब्रोज को हल्का सा सुकेड़ लेती है। एक्सक्यूज मी प्लीज, यह बोलकर तनुजा उसके बगल में निकलने लगती है, लेकिन मानिक उसका हाथ पकड़ लेता है। तनुजा चौंक जाती है। अगले ही पल वह पलट के उसके एक्सप्रेशन बड़े ही डार्क हो जाते हैं। वह पलटकर मानिक की तरफ देखती है। लीव माई हैंड, हाउ डे यू। मानिक ने हाथ छोड़ते हुए कहा, ओप्स, आई एम रियली सॉरी, पर क्या मैं इस खूबसूरत हसीन बला का नाम जान सकता हूँ? तनुजा ने अनोइंग फेस बनाते हुए कहा, नॉट इंटरेस्टेड। तनुजा का एटीट्यूड देखकर मानिक अपने आईब्रोज को उठा लेता है और मुस्कुराकर कहता है, एटीट्यूड, आई लाइक इट, सूट करता है तुम्हारे ऊपर। बाय द वे ब्यूटीफुल, आर यू सिंगल? इस पर तनुजा अपनी आंखों को सुकेड़ लेती है। अपनी हद में रहो, समझे? तनुजा जाने लगती है, लेकिन मानिक शायद इतने में मानने वाला नहीं था। उसने एक बार फिर से तनुजा का हाथ पकड़ते हुए कहा, इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? नाम ही तो पूछा है ना। नाम क्या है तुम्हारा? और जानती भी हो तुम किसे नखरे दिखा रही हो? अरे यहाँ के जाने माने बिजनेसमैन का बेटा हूँ मैं, समझी? तनुजा पलटती और खींच के एक थप्पड़ मानिक के गाल पर जड़ देती है कि उसके हाथ से ड्रिंक नीचे गिर जाती है। मानिक शॉक हो जाता है। उसका सर एकदम से घूम जाता है, क्योंकि इतना जबरदस्त थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था। तनुजा ने गुस्से से मानिक से कहा, खबरदार, न मैं तुम्हें जानती हूँ और न ही तुम्हें जानना चाहती हूँ, और शायद तुम मुझे नहीं जानते, बहुत खतरनाक हूँ मैं। यह बोलकर तनुजा वहां से चली जाती है। मानिक को गुस्से में अपनी मुट्ठी को जोर से कस लेता है। ऐसी हरकत आज तक कभी किसी लड़की ने उसके साथ नहीं की थी। उसका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो गया था, मगर पार्टी में बहुत सारे लोग थे, इसलिए उसने अपने गुस्से को फिलहाल कंट्रोल में रखना था। अकाय पूरी पार्टी में सनम के साथ था। उसने सनम से कहा, मम्मा मुझे बाथरूम जाना है। सनम अकाय की बात सुनती है तो थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है। वह यहाँ वहाँ देखती है, तभी वह अकाय का हाथ पकड़कर कुर्सी से खड़ी हो जाती है और उसे लेके अंदर की तरफ चली जाती है। अकाय चुपचाप अपनी मम्मा का हाथ पकड़कर उस पीछे पीछे चल देता है। अंदर जाने के बाद सनम उसे बाथरूम में ले जाने के लिए यहाँ वहाँ बाथरूम ढूंढती है। फाइनली उसे बाथरूम मिल जाता है तो वह अकाय को लेकर वहां पर चली जाती है। अकाय बाथरूम के अंदर था और सनम बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। वह चुपचाप वहां पर खड़ी हुई थी। तभी अचानक मानिक वहां पर बाथरूम की तरफ चलकर आता है। अचानक उसके कदम रुक जाते हैं और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। जब वह सनम को यहाँ पर देखता है तो वह शॉक हो जाता है। उसने यह एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि वह अपनी आंखों को मसलकर ठीक से देखता है कि क्या यह लड़की सनम है। शॉर्ट स्कर्ट में खुले बालों के साथ काफी खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह सनम को देख रहा है। मानिक के मुंह से निकल गया, ओ माय गॉड, यह क्या है? सनम बाथरूम के अंदर झांक कर देखती है। अकाय अभी आया नहीं था, इसलिए वो वहीं पर खड़ी हुई थी। तभी अचानक कोई इसके कंधे पर हाथ रखता है तो एकदम से हड़बड़ा जाती है और पीछे देखती है। उसकी आंखें फटी रह जाती है जब वह अपने पीछे मानिक को खड़ा हुआ पाती है। मानिक भी सनम को देखकर शॉक था और अम्यूजमेंट से उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। वह बोला, सनम गूंगी गवार, क्या तुम हो?
ओ माई गॉड, यू आर किलिंग सो सेक्सी। सनम अचानक घबरा जाती है, उसकी आंखों में घबराहट दिखाई देने लगती है और धड़कनें तेज सी हो जाती हैं। अकाय सनम के चेहरे की तरफ देखकर अपना हाथ बढ़ाता है, मगर सनम 2 कदम पीछे हो जाती है और वह एकदम से दीवार से लग जाती है। मानिक रुकता नहीं, वह सनम के करीब आकर उसे अपने हाथों से टच करने लगता है। सनम घबराई हुई थी, उसके हाथ को दूर करने लगती है, लेकिन मानिक कहाँ मानने वाला था। एक तो वह नशे में था, ऊपर से किसी ने आज उसे जम के थप्पड़ मारा था, तो थोड़ा गुस्से में भी था और अब उसे अपना गुस्सा निकालने का एक अच्छा जरिया मिल गया था। क्या बात है, तुम तो आज गजब की खूबसूरत लग रही हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि ओ माय गॉड, आज तो तुम्हें देखकर मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। यह बोलकर मानिक सनम के करीब आने लगता है। सनम बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे धक्का देने लगती है, लेकिन मानिक को गुस्सा आ जाता है। वह सनम के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है तो सनम की आंखों से आंसू टपक आते हैं। उसे बड़ा तेज दर्द होता है। मानिक उसके गालों को अपने हाथ से जोर से दबाते हुए बोला, कोशिश भी मत करना, समझी। आज ऑलरेडी किसी ने मेरी ईगो को बहुत हर्ट किया है। मानिक की नजर जैसे सनम के थरथराते हुए होठों पर पड़ी। उसका गला सूख जाता है और उसका बड़ा जबरदस्त मन करता है सनम को इस वक्त किस करने का। अब वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। वह जैसे ही सनम के करीब आने लगता है, सनम को इतना ज्यादा करीब आता है कि सनम डर जाती है और उसे डर लगने लगता है। वह उसे दूर धकेलने लगती है, मगर मानिक जबरदस्ती करने लगता है। तभी अचानक अकाय बाहर आ जाता है और यह सब कुछ अपनी आंखों से देखता है। उसकी मम्मा के साथ कोई इंसान जबरदस्ती कर रहा है। यह देखकर अकाय भागते हुए आता है। मम्मा को छोड़ो, मेरी मम्मा को छोड़ो। मानिक जब एक छोटे बच्चे को ऐसे सनम को मम्मा मम्मा करता हुआ देखता है तो थोड़ा चौंक जाता है। अकाय को वहां देखकर सनम भी थोड़ा घबरा जाती है। वह मानिक को मारने लगता है, धकेलने लगता है। मानिक को इतना गुस्सा आता है कि वह अकाय को जोर से धक्का दे देता है। वह जमीन पर गिर जाता है और सनम की आंखें फटी रह जाती हैं। वह एकदम से मानिक को जोर से धक्का देती है और भागकर अकाय को जमीन से उठाती है। अकाय रोने लगता है और सनम ने उसे अपने सीने से लगा रखा था। मानिक गुस्से में आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी अचानक पीछे से कोई उसका कॉलर पकड़ता है और उसे इतना जोरदार पकड़कर दीवार से लगा देता है कि वह संभल भी नहीं पाता। बहुत ही ज्यादा डार्क एक्सप्रेशन के साथ तनुजा मानिक के कॉलर को पकड़े हुई थी। मानिक का चेहरा, उसका पेट दीवार से लगा हुआ था। वह जरा भी हिल नहीं पा रहा था। तनुजा ने अपने दांत गुस्से में पीसते हुए मानिक के करीब आकर धीमी लेकिन डार्क आवाज में कहा, तुम इस लड़की के साथ जो चाहे वो कर लेते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चे को हाथ लगाने की। तनुजा अपने हाथ की जोर से मुट्ठी कसती है और वह मारने ही वाली होती है कि तभी अचानक उसे वहां पर कुछ लोग और आते हुए दिखाई देते हैं। तनुजा अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है। वह मानिक को पकड़कर जोर से जमीन पर धकेलती है और वह जमीन पर गिर जाता है। तनुजा ने कहा, दफा हो जाओ यहाँ से। मानिक पहले तो गुस्से से खड़ा था, लेकिन जैसे ही वह कुछ लोगों को उसकी तरफ आते हुए देखता है तो वह अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबाकर वहां से चला जाता है। तनुजा तुरंत अकाय को देखती है जो सनम से चिपक कर रो रहा था। वो अकाय के पास गई। उसने अकाय को सनम की बाहों से अलग करके अपनी तरफ किया और बड़ी ही टेंशन में उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, तुम ठीक तो हो, तुम्हें लगी तो नहीं। अकाय की नन्ही नन्ही आंखों से मोटे मोटे आंसू थे। वह तनुजा से थोड़ा अलग होकर वापस सनम के पास जाकर चिपक जाता है और सनम उसे अच्छे से अपनी बाहों में पकड़ लेती है। यह देखकर तनुजा की मुठ्ठियां जोर से कस जाती हैं। वह सनम को इतना ज्यादा गुस्से में देख रही थी कि मानो यहीं चीड़ फाड़ कर देगी उसका। पार्टी खत्म होने के बाद विराट गाड़ी ड्राइव कर रहा था और बाकी सब लोग चुपचाप गाड़ी में बैठे थे, मगर तनुजा गाड़ी में नहीं थी। तनुजा ने कहा कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है जो खत्म करने के बाद वह सीधा घर पहुंच जाएगी, इसलिए वह फिलहाल नहीं आ सकती थी। विराट भी चुपचाप फैमिली को लेकर घर की तरफ चल दिया। पैसेंजर सीट पर सनम बैठी हुई थी। अकाय उसकी गोद में सो रहा था गहरी नींद में। पीछे सुभद्रा की गोद में खुशी सो रही थी। सब काफी थक गए थे पार्टी से। विराट की नजर सनम के चेहरे पर जाती है। उसकी आंखें भी बंद थी, वह भी सो रही थी। अकाय उसके सीने से चिपका हुआ था। बिल्कुल माँ बेटे लग रहे थे दोनों और बहुत ही प्यारे। एक पल के लिए तो विराट सनम को देखता ही रह जाता है, फिर अपने मन ही मन खुद को कहता है, नहीं विराट, ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या देख रहे हो तुम इसे, यह वह नहीं है, बंद करो तुम इस पर।
तुम्हारे ख्यालों पर, तुम्हारी धड़कनों पर सिर्फ माया का हक है। तुम सिर्फ उसे ही याद कर सकते हो, सिर्फ वही तुम्हारे बच्चों की माँ है, तुम्हारा इकलौता प्यार है। जिस नज़र से तुमने उसे कभी देखा था, वह नज़र किसी और के लिए नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। विराट आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेता है और फिर सामने रोड पर फोकस करता है। तकरीबन आधी रात को एक क्लब में एक इंसान लड़कियों के बीच में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। लड़कियों ने उसे यहाँ वहां से घेर रखा था। कोई उसे अपने हाथों से शराब पिला रही थी, तो कोई उसकी गोद में बैठी हुई थी, तो कोई उसके बदन को सहला रही थी। वह भी पूरे मजे ले रहा था। वह था मानिक। ठीक उसी वक्त उस एक क्लब में एंट्री होती है एक सस्पिशियस इंसान, उसके ऊपर से नीचे तक कपड़ों से ढका हुआ। वह इंसान क्लब की भीड़ से होता हुआ अंधेरे में खड़ा हो जाता है। उसके डार्क नज़र इस वक्त सोफे पर बैठे हुए मानिक पर जमी हुई थी। मानिक मस्त एंजॉय कर रहा था। अपने दोस्तों के भी सामने टेबल पर ड्रग्स के पैकेट रखे हुए थे, जो बता रहे थे कि वह इस ड्रग्स को पूरा टोटल टल्ली हो चुका है। शराब का नशा, ड्रग्स ना जाने क्या क्या। तब उसके पास कॉल आता है। वह देखता है कि इलियाना उसे कॉल कर रही है, उसकी गर्लफ्रेंड। मानिक अपने ऊपर बैठी हुई लड़कियों से बोला, बेबी 1 मिनट, जरा बात करके आता हूँ, तभी अभी आया मेरी जान, बस अभी आता हूँ। यह बोलकर वह जैसे तैसे नशे में खड़ा होता है, अपना फ़ोन लेकर साइड में चला जाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा शोर था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए बात करने के लिए वह थोड़ा आगे निकल जाता है और जैसे ही उठकर वहाँ से जाता है, अंधेरे में खड़ा हुआ वह शख्स भी अपने कदम को दूसरी तरफ बढ़ा लेता है। दूर अंधेरे में आगे निकलकर मानिक एक जगह पर खड़ा होकर फ़ोन पर बात कर रहा था। अरे बेबी, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं क्या? आई लव यू सो मच। अरे यार, मैंने ज़्यादा नहीं पी है, और फ्रेंड का बर्थडे था, उसने ज़बरदस्ती पिला दी मुझको, क्या करूँ? आई लव यू बेबी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं लड़कियों के साथ बिल्कुल नहीं हूँ। अब क्या तुम्हारी कसम खाऊं मैं? तुम्हें क्या मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है? मानिक पूरे नशे में होकर वहां पर बात कर रहा था, इस बात से बेखबर कि मौत हर एक सेकंड उसके कदम उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अंधेरे में वह काली परछाई के कदम लगातार मानिक की तरफ बढ़ रहे थे। उस काली परछाई ने अपने लंबे से कोट में अपना हाथ डाला और एक बड़ा सा खंजर बाहर निकाल लिया। नुकीला धारदार खंजर। धीरे धीरे वह परछाई मानिक के पास, बहुत ही पास आ गई, उसके बहुत ज्यादा करीब। अगले ही पल किसी ने मानिक के कंधे पर हाथ रखा। नशे में झूमता हुआ मानिक जैसे ही फोन करके पीछे पलटा, अचानक से जो इंसान पीछे खड़ा था उसे देख के उसकी आंखें हैरानी से शॉक रह गई। सिर्फ इतना कहा, तुम? तभी उसके मुंह पर उसने हाथ रख दीवार से लगा और खंजर को उठाकर एक ही झटके में उसके सीने में घोंप दिया। मानिक की आंखें वहीं फटी की फटी रह गई। हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया और खून की तेज धार उसके सीने से फूट पड़ी। एक कमरे का दरवाजा खुलता है और तनुजा कमरे में अंदर झांककर देखती है। अकाय बिस्तर पर सो रहा था, सनम उसके बगल में सो रही थी। वह सनम से चिपका हुआ था। तनुजा के चेहरे पे बहुत डार्क एक्सप्रेशन थे। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ी, अचानक विराट से उसका सामना हुआ और वह एकदम से कड़क हो गई। उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वह एकदम से विराट को देखकर शॉक हो गई। विराट अपने आईब्रोज को हल्का सा सुकेड़ते हुए बोला, क्या हुआ? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? और तुम अकाय के कमरे के बाहर क्या कर रही हो? तनुजा ने थोड़ा सा नॉर्मल होने की कोशिश करते हुए कहा, वो मैं किचन गई थी, पानी लेने के लिए जा रही थी, तो सोचा देख लेती हूँ अकाय शांति से सो रहा है कि नहीं। विराट ने कहा, तुम घर कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला। तनुजा ने अपने बालों को थोड़ा पीछे करके हल्का सा गला साफ करते हुए कहा, हाँ वह मैं अभी ही आई हूँ, आधे घंटे पहले। विराट हल्का सा सर हिला देता है। तनुजा विराट से बोली, तुम अभी तक क्यों जाग रहे हो? अब तक तो तुम सो जाते हो, है ना? विराट ने कहा, हाँ ऑफिस का काम थोड़ा था तो नींद नहीं आ रही थी और उसे निपटाना भी जरूरी था, बस अभी सोने ही जा रहा था। गुड नाइट। तनुजा भी थोड़ा ऑकवर्ड होकर मुस्कुराकर बोली, गुड नाइट। उसके बाद विराट वहां से चला जाता है। तनुजा के चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट थी। उसने एक राहत भरी सांस ली, मानो वह बाल बाल बच गई हो। अगली मॉर्निंग विराट छत के ऊपर पुशअप्स मार रहा था। उसके चेहरे और बॉडी पर काफी पसीना आया हुआ था। उसने नॉर्मल अपनी बॉक्सर्स पहन रखी थी। बॉडी पर उसके अलावा कुछ भी नहीं था। बॉडी पर उसके अलावा कोई भी कपड़ा मौजूद नहीं था। उसका पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक पसीने में बुरी तरीके से भीगा हुआ था। उसकी बॉडी का एक एक कट साफ दिखाई दे रहा था और इतना सेक्सी लग रहा था कि कोई देख ले तो नजर हटा ही ना पाए।
कोई विराट को देखकर बोल ही नहीं सकता था कि ये 2 बच्चों का बाप है और इतने सालों से शादीशुदा है, क्योंकि उसकी बॉडी आजकल के नौजवान लड़कों से कहीं ज्यादा अच्छी और अमेजिंग थी। एकदम कसा हुआ शरीर। वह काफी देर तक पुशअप मार रहा था। जिस जगह पर वो पुशअप कर रहा था वहां उसका पसीना टप टप कर उसी जगह को काफी गीला कर चुका था। तभी वहां पर सनम आ जाती है। वह अपने हाथ में कपड़े लेकर आई थी, शायद उसे वहां कपड़े सुखाने थे। लेकिन जब वह ऊपर आती है तो उसकी नजर विराट पर पड़ती है, जो वहां एक्सरसाइज कर रहा था, पुशअप मार रहा था। सनम धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाती है और विराट को से थोड़ी दूरी खड़ी होकर उसे देखने लगती है। विराट इतना हॉट लग रहा था कि सनम भी अपनी नजरें उस पर से नहीं हटा पाई और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शर्म के मारे उसकी आंखें नीची हो गई और गाल बुरी तरीके से लाल हो गए। अचानक विराट की नजर वहां खड़ी हुई सनम पर पड़ती है तो वह एकदम से रुक जाता है। सनम थोड़ी दूर पर खड़ी थी, हाथ में कपड़ों की बकेट लेकर। उसके गाल काफी लाल हो गए थे और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। क्या वह शर्मा रही है? विराट को अचानक काफी ऑकवर्ड लगने लगता है। वह तुरंत जमीन से खड़ा हो जाता है। सनम नजर उठाकर विराट को देखती है। विराट अपना गला साफ करता है और थोड़ा ऑकवर्डनेस से नजरें चुराते हुए कहता है, तुम यहाँ? सनम तुरंत अपने हाथ के कपड़े दिखाते हुए जैसे कह रही हो कि कपड़े सुखाने के लिए आई थी। विराट ने हल्के से सिर हिलाया और थोड़ी दूर जाकर अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने लगा। सनम भी वहां पर रस्सियां बांधती है और फिर कपड़े सुखाने शुरू कर देती है। विराट सनम की तरफ पीठ करके खड़ा था, क्योंकि सनम की तरफ देखना उसे काफी ऑकवर्ड लग रहा था, पर सनम उसे देख रही थी। कपड़े सुखाते वक्त उसकी नजरें विराट पर ही ज्यादा थीं। वह कपड़े के पीछे हल्के से हटकर चोरी चोरी चुपके चुपके से विराट को देख रही थी। विराट ने जब सनम की तरफ पलटकर देखा तो सनम ने एकदम से कपड़े को चेहरे के आगे अड़ा लिया। उसकी आंखें बड़ी हो गई और दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। उसके गाल, उसका पूरा चेहरा ही लाल हो गया था, मानो वह चोरी करते हुए पकड़ी गई हो। वह अपने निचले होठों को दांतों के नीचे दबाकर आंखों को कस के बंद कर लेती है, खुद की धड़कनों को थोड़ा नॉर्मल कर लेती है और अपने काम में लग जाती है। कपड़े सुखाने के बाद सनम वहां से जाने लगती है। एकदम से जब वह पलट कर देखती है तो उसका ध्यान नहीं रहता और विराट के जिम करने वाले डंबल वहीं पर रखे हुए थे। सनम का पैर एकदम से उन डंबलों पर पड़ जाता है और वह संतुलन खोकर धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। सनम के हाथों से बकेट भी जमीन पर गिर जाती है। विराट यह देखकर एकदम से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। सनम! वह चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागता है और उसे जमीन से उठाते हुए संभालता है। ओ माय गॉड, कहाँ ध्यान था तुम्हारा? विराट देखता है कि उसके डंबल की वजह से वह जमीन पर गिर गई है। उसकी कोहनी जरा सी छिल गई है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे हैं। विराट सनम को पकड़ते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, चलो खड़ी हो जाओ। सनम को विराट संभाल कर खड़ा कर रहा था, मगर सनम तो जैसे खड़ी होती है एक बार फिर से गिरने लगती है, पर विराट उसे संभाल लेता। सनम अपने पैरों को पकड़ लेती है तो विराट देखता है कि उसके पैर एकदम से लाल हो गया है। वह बड़ी ही चिंता भरी आवाज में बोलता है, ओ माय गॉड, तुम्हारे पैर में तो मोच आ गई है। विराट सनम को अपनी गोद में उठाकर थोड़ी साइड में ले जाता है, उसे वहां एक जगह पर बिठा देता है और फिर उसके पैर को अपने हाथों में लेकर चेक करने लगता है। सनम को काफी दर्द हो रहा था, उसके गालों से लुढ़कते हुए आंसू नीचे गिर रहे थे। विराट उसे रोता हुआ देख थोड़ा बेचैन हो जाता है। कुछ नहीं हुआ सनम, सब ठीक हो जाएगा, मुझे देखने दो, यू विल बी ऑल राइट। विराट उसके पैर को अच्छे से देखता है। मोच आ गई है, निकालनी होगी वरना पैर इस तरह से सूज जाएगा। यह सोचते हुए विराट गहरी सांस लेकर कहता है, सनम अपनी आंखें बंद करो। अभी विराट मोच को निकालने वाला था, मतलब उसे मोच वाली जगह पर एक पार्टिकुलर तरीके से थोड़ा सा झटका देना था। अगर सनम को पहले ही उसने बता दिया कि यह करने वाला है तो वह बिल्कुल नहीं मानेगी, क्योंकि पहले से ही उसे दर्द हो रहा था। विराट की बात को चुपचाप मानते हुए सनम ने बड़ी ही मासूमियत के साथ अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसकी पलकें आंसुओं से भीगी हुई थी। उसने अपने हाथ को विराट के कंधे पर रख लिया। विराट जब अपने शर्टलेस कंधे पर सनम का हाथ को महसूस करता है तो उसके हाथ की गर्माहट को महसूस करता है तो एकदम से उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। पर एक गहरी सांस लेकर विराट इस फीलिंग को इग्नोर करता हुआ सनम के पैर पर ध्यान देता है। विराट ने सनम से कहा, सनम कुछ नहीं होगा, बस हल्का सा दर्द होगा, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, उसके बाद यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके। सनम विराट के कंधे पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर लेती है, जैसे पता नहीं उसे किस चीज का डर लग रहा हो।
उसका शरीर एकदम से कड़क हो जाता है। विराट ने सनम से कहा, सनम तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? आंखें बंद किए हुए सनम हाँ में सर हिला देती है। फिर विराट ने कहा, तो फिर डरो मत, अपनी बॉडी को इतना टाइट कर लो, टाइट मत करो, ढीला छोड़ दो। सनम कोशिश करती है, उसे विराट पर भरोसा था, इसलिए वह जैसा कहता है वैसा ही वो करती है। फिर विराट सनम के पैरों को पकड़कर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में एक झटका देता है। एकदम से सनम को ऐसा लगा जैसे उसका पैर टूट गया हो। उसके नाखून विराट के कंधे में चुभ गए। उसने इतनी जोर से विराट का कंधा पकड़ लिया और अपनी आंखों को इतनी जोर से बंद किया कि अगर आवाज होती तो जोर से चीख निकलती। विराट ने तुरंत कहा, ओ हो गया, ओके। सनम महसूस करती है कि दर्द एकदम से कम हो गया। उसके बाद विराट अपना रुमाल निकालता है, पानी में भिगाता है और सनम के पैर पर बांध देता है। सनम धीरे से अपनी आंखें खोलती है। विराट देखता है कि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, उसके गाल पूरे गीले हो चुके थे। वह सनम के बगल में बैठता है और फिर धीरे से उसके करीब आकर अपने अंगूठे से उसके आंसुओं को पोंछ देता है। वह इतनी मासूम और प्यारी लग रही थी कि विराट चाहकर भी अपनी नजरों से उसकी नजरें नहीं हटा पा रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में इस कदर खो गए थे जैसे उन्हें किसी और चीज का होश ही नहीं था। ये जल्द ही ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, विराट ने काफी सॉफ्ट आवाज में कहा कि सनम का दिल जोर जोर से उछलने लगा। एक दूसरे को बस देख ही रहे थे, तभी अचानक विराट का फोन बजता है और वह तुरंत होश में आता है। वह अपना फोन उठाता है और देखता है कि एक अननोन कॉल से उसे फोन आ रहा है। वह रिसीव करता है, हेलो। तभी उसे दूसरी तरफ से कुछ ऐसा सुनाई देता है कि वो चौंक जाता है। क्या? विराट, सनम, तनुजा और सुभद्रा तीनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। बच्चे स्कूल में चले गए थे। तनुजा विराट से बोली, ऐसे अचानक हम लोग यहाँ पर क्यों बुलाया है उन लोगों ने? विराट ने जवाब दिया, पता नहीं, लेकिन इंस्पेक्टर ने कहा है कि सबका आना बहुत जरूरी है। तनुजा एक गहरी सांस लेती है, पर अंदर ही अंदर मानो उसे किसी चीज की टेंशन हो रही हो। तभी विराट एक वार्ड से बाहर निकलता है जहां वही इंस्पेक्टर उसे खड़ा हुआ मिलता है जो उसके घर पर आया था। साथ में कुछ कांस्टेबल भी थे। इंस्पेक्टर के मुंह में हमेशा की तरह माचिस की तिली थी, जिसे वह दबंग पांडे की तरह स्टाइल में अपने मुंह में डालकर स्टाइल मार रहा था और दीवार से पीठ लगाकर खड़ा हुआ था। जब उसकी नजर विराट और बाकी सब लोगों पर पड़ती है तो वह अपनी आईब्रोज को थोड़ा ऊपर उठा लेता है और कहता है, अरे मिस्टर सिंघानिया, आइए आइए, हम कब से आप ही का इंतजार कर रहे थे, काफी देर कर दी आपने आने में। विराट ने कहा, ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा था इसलिए यहाँ पर आने में देर हो गई। यहाँ पर आपने हमें क्यों बुलाया है? इंस्पेक्टर हॉस्पिटल में। इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ वो एक्चुअली मुझे आपका यहीं पर काम था इसलिए आपको यहाँ पर बुलाया। उसके बाद इंस्पेक्टर ने नजर सनम की पर पड़ती है जो चुपचाप से विराट के पीछे खड़ी हुई थी, काफी गुमसुम और मायूस लग रही थी। फिर उसकी नजर सुभद्रा पर पड़ती है जो चुपचाप खड़ी कंफ्यूजन में उसे देख रही थी। फिर उसकी नजर तनुजा पर पड़ती है जो हाथों को छाती पर क्रॉस करके उसे बड़ी डेविल जैसी नजरों से घूर रही थी। तनुजा को देखते ही इंस्पेक्टर की भौहें तन जाती है। वह तनुजा की तरफ देखता है तो तनुजा इरिटेट होकर अपनी आंखों घुमा लेती है। विराट ने इंस्पेक्टर से कहा, आपको हमसे यहाँ हॉस्पिटल में क्या काम था? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, वह क्या है ना कि जिस सीरियल किलर की तलाश हमें रातों रात नींद उड़ गई है, उसने रात में जरा एक छोटा सा कांड कर दिया है। विराट समझा नहीं तो इंस्पेक्टर ने कहा, एक इंसान पर हमला कर दिया, वह मरने की हालत में आईसीयू में पड़ा है, बड़ी मुश्किल से जान बची है उसकी, बस उसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम। यह सुनकर विराट चौंक जाता है। हमला कर दिया? लेकिन आप उसके लिए हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, वह कहना यह है कि ना इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि वह इंसान उसी पार्टी में था जिस पार्टी में आप और आपकी फैमिली गए हुए थे। तो उस पार्टी में जितने भी लोग थे उनसे बातचीत चल रही है, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है यह, आपको कॉर्पोरेट करना पड़ेगा। सुभद्रा ने पूछा, तो फिर अब हमें क्या करना होगा इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर ने सुभद्रा की तरफ देखकर जवाब दिया, ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद उसने बड़ी तीखी नजर से तनुजा की तरफ देखकर कहा, बस आप सबको उस लड़के के सामने जाकर खड़ा होना है। हम पहचान करवा रहे हैं क्योंकि उस लड़के ने मर्डरर को शायद देखा होगा। यह सुनकर वे सब लोग हैरान हो जाते हैं। तनुजा भी चौंक जाती है, मगर उसे जो सबसे बड़ी बात खटकती है वह है कि इंस्पेक्टर उसकी तरफ देखकर क्यों बोल रहा है। तनुजा की आंखें सिकुड़ जाती हैं। इंस्पेक्टर सबको लेकर वार्ड के अंदर जाता है।
वहां पर एक लड़की थी जो लगातार रोई जा रही थी। वह थी इलियाना। मानिक, मानिक तुम्हें क्या हो गया? ओ माय गॉड मानिक। वह मानिक के बगल वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी और उसका हाथ पकड़कर रो रही थी। मानिक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके सीने पर बड़ी सी पट्टी लगी हुई थी जहां पर खंजर के वार हुए थे। चेहरे पर मास्क लगा रखा था और उसके हाथों में कई सुइयां लगी हुई थी। आसपास बड़ी बड़ी मशीनें रखी हुई थी। इलियाना और उसकी माँ बेला और पापा भी वहां पर खड़े हुए थे और मानिक के पेरेंट्स भी। बेला जब उन लोगों को देखती है तो सनम को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं और वह कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इंस्पेक्टर बेला की तरफ देखकर बोला, यह सब लोग यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं, तो आप लोग जरा साइड हट जाइए। इलियाना पलट कर देखती है तो अचानक उसकी नज़र विराट पर पड़ती है, जिसे देखकर वह थोड़ा चौंक जाती है। तब उसकी नज़र पीछे खड़ी सनम पर भी पड़ती है, जो बेचारी सी चुपचाप खड़ी हुई थी। चेहरे से काफ़ी ज़्यादा हैरान, घबराई हुई, सहमी हुई लग रही थी, जैसे कि वह हमेशा लगती है। बस लोग इंस्पेक्टर के कहने पर एक साइड में खड़े हो जाते हैं। इंस्पेक्टर मानिक की तरफ आकर हल्के से उसके कंधे पर हाथ लगाकर थपथपाता है, जिससे वह थोड़ा होश में आता है और कहता है, मिस्टर मानिक, कुछ लोग आए हैं, आपको इन्हें देखना है और उनकी पहचान करनी है। कल रात क्लब में आप पर जिसने भी हमला किया था उसे आपको पहचानना है। मानिक धीरे से अपनी आंखें खोलता है और सामने खड़े हुए लोगों पर उसकी नजर पड़ती है। इंस्पेक्टर सामने से हट जाता है। जैसे ही वहां खड़े हुए लोगों पर उसकी नजर पड़ती है, वैसे ही किसी खास इंसान को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एकदम से मानिक के हाथ कांपने लगते हैं। अचानक उसका रिएक्शन देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। कुछ तो देखा है उसने। क्या देखा? क्या खूनी इसमें से ही कोई है? इंस्पेक्टर की आंखें और भी ज्यादा सिकुड़ जाती हैं। वह मानिक से बोलता है, ऑल राइट मिस्टर मानिक, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? मानिक धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर उठाता है और बहुत धीरे धीरे उसकी आंखें फटी हुई थी और माथे पर पसीना आ गया था, जैसे किसी को देखकर वह बहुत ज्यादा डर गया हो। जैसे ही उसकी उंगली ऊपर उठती है, सब लोग उसकी उंगली की दिशा में देखने लगते हैं। उसकी उंगली सनम की तरफ जाकर रुक जाती है और सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सनम जब खुद यह देखती है तो उसकी खुद की आंखें भी शौक से फट जाती है। वह एकदम से घबरा जाती है। विराट और इलियाना भी काफी हैरान थे। इंस्पेक्टर भी हैरान था। तनुजा जो सनम के ठीक पीछे खड़ी हुई थी, यह देखकर उसके होठों पर सीक्रेटली एक डेविल मुस्कान आ जाती है। इलियाना शौक से बाहर निकलती है। वह सनम के पास जाकर उसके कंधे को जोर से पकड़ते हुए बोली, ये क्या किया तुमने? क्या तुमने ही किया है ये? सनम सच बताओ, सच बताओ, क्या तुमने ही किया है ये सब? सनम की आंखें फटी हुई थी। जल्द ही उसकी आंखों से टप टप आंसू टपकने लगते हैं। वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसका शरीर थरथराने लगता है। वह लगातार ना जाने अपना सिर हिलाने लगती है। सनम के पीछे खड़ी तनुजा ये सब देखकर काफी सेटिस्फाइड लग रही थी, मगर उसने भी थोड़ा सा शॉक होने का नाटक किया ताकि उसकी मुस्कान को यहाँ कोई नोट ना कर सके। तभी अचानक विराट इलियाना के पास पहुंचता। उसका हाथ पकड़कर उसे सनम से दूर धकेलते हुए बोला, दूर हटो सनम, डोंट टच यू, डेयर टच यू हर। अचानक मानिक की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। उसकी सांसें तेज होने लगती है। डॉक्टर उन सबको वार्ड खाली करके बाहर जाने के लिए कहते हैं और सब लोग वहां से चले जाते हैं। सनम रो रही थी। विराट उसके अपने सीने से लगाकर चुप करवा रहा था। इंस्पेक्टर उन सबके पास आकर बोला, मिस सनम, मेरे पास कुछ है, अब यह बताइए क्या वह आपका सामान है? इंस्पेक्टर ने बोलकर एक छोटी सी लिपस्टिक की थैली को सनम को दिखाते हुए कहा। सनम ने जब उस थैली को देखा तो कंफ्यूज हो गई और फिर ना में सर हिला दिया, लेकिन तनुजा की आंखें फटी रह गई। उसकी अंगूठी, शिट! विराट ने अंगूठी को देखते ही पहचान लिया और शॉक हो गया। यह तो तनुजा की अंगूठी है। अचानक विराट के यह शब्द सुनकर सब लोग तनुजा की तरफ देखने लगे, जो वहां पर खड़ी हुई थी। सबको अपनी तरफ ऐसा देखता हुआ तनुजा को थोड़ा नर्वस लग रहा था, मगर चेहरे पर जितना हो सके उतना कॉन्फिडेंस लेकर खड़ी रही। इंस्पेक्टर अपनी आईब्रोज को ऊपर उठा लेते हैं। अपनी टेढ़ी सी गर्दन को सीधा करते हुए तनुजा के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपने हाथ में पड़ी हुई प्लास्टिक की थैली को तनुजा की आंखों के सामने लाता हुआ बोला, क्या यह अंगूठी आपकी है? सच में यह मौका वारदात पे मिली है और इस बात से पूरे चांस हैं कि यह उसी इंसान की है जिसने मिस्टर मानिक पर जानलेवा हमला किया है। तनुजा अपनी आईब्रोज उठाकर
इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोली, ऐसे डिजाइन की अंगूठी मैं भी पहनती जरूर हूँ इंस्पेक्टर, मगर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरी अंगूठी है। इंस्पेक्टर ने हल्का सा सर हिलाया और कहा, ऑल राइट, अगर ऐसा है तो आपकी अंगूठी इस वक्त आपके पास आपके हाथ आपकी उंगली में होनी चाहिए, ना कि मेरे हाथ इस प्लास्टिक की थैली में, है ना तनुजा जी? तो जरा अपना हाथ दिखाएंगी? तनुजा अचानक यह सुनकर चौंक गई। उसने बाकी सबकी तरफ देखा। विराट कंफ्यूज होकर उसे देख रहा था। वह आगे जाकर इंस्पेक्टर से बोला, इंस्पेक्टर, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। तनुजा यह सब क्यों करेगी? अरे उसे तो इंडिया आए हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। वह तो यहाँ आपने इतना ही बोला था कि इंस्पेक्टर ने विराट की तरफ देखते हुए कहा, देखिए मिस्टर सिंघानिया, आप बहुत बड़े आदमी हैं और आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, आप कानून से बड़े नहीं हैं, तो प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। उस आदमी की किस्मत अच्छी थी जो उसकी जान बच गई। क्लब के कुछ लोगों ने उसे देख लिया और उसे फटाफट अस्पताल पहुंचा दिया, वरना आज उसके घरवाले उसकी लाश पर फूट फूट के रो रहे होते। तो शक करना ही हमारा काम है, तो प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। विराट इसके आगे कुछ बोल नहीं पाया। वह जानता था कि इंस्पेक्टर सही बोल रहा है, शक करना कानून का काम है। उसने तनुजा की तरफ देखा और कहा, तनुजा, तुम इन्हें दिखा दो कि तुम्हारी अंगूठी तुम्हारे पास ही है। तनुजा ने हैरान होकर कहा, लेकिन विराट, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। जस्ट बिकॉज कोई स्टूपिड सी अंगूठी जो बिल्कुल मेरी अंगूठी की तरह दिखती है इनको मिल गई, तो यह मुझ पर शक कैसे कर सकते हैं? तो मैं उस लड़के को जानती तक नहीं। I mean, मैं क्यों उसे जान से मारूंगी? मेरे पास कोई रीजन नहीं है उसे मारने का। इस पर इंस्पेक्टर ने तनुजा की तरफ देखकर थोड़ी सी संदिग्ध आवाज में पूछा, मिस तनुजा, आपकी कोई जुड़वा बहन भी है क्या, या फिर कोई ऐसी लड़की जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? तनुजा ने अपनी आंखें सिकोड़कर कहा, एक्सक्यूज मी, क्या बकवास कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। इंस्पेक्टर ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठाई और हल्का सा सर हिलाकर कहा, ओके, तो फिर आपके जैसी दिखने वाली यह लड़की कौन थी जिसने पार्टी में मिस्टर मानिक के साथ आमना सामना हुआ था और उस लड़की ने उसे 2-4 थप्पड़ भी जड़े थे? अचानक यह सुनकर तनुजा की आंखें बड़ी हो जाती हैं और गला सूख जाता है। इंस्पेक्टर ने तनुजा से कहा, सीसीटीवी में वह बिल्कुल आपकी जैसी ही लग रही थी। अगर आपकी कोई जुड़वा बहन, वह भी इतना ही बोला कि तनुजा ने थोड़ी नाराजगी भरी आवाज में कहा, वह मैं ही थी इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने अपनी आईब्रोज उठा ली और विराट थोड़ा हैरान हो गया। विराट ने कहा, तनु, यह क्या बोल रही हो तुम? तनुजा ने विराट की तरफ देखकर कहा, विराट, एक्चुअली यह जो अंदर लड़का है ये पार्टी में मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था और फिर बाद में उसने अकाय को भी हर्ट करने की कोशिश की, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसे इतना ही बोलते ही इंस्पेक्टर ने इसके चारों ओर चक्कर काटते हुए कहा, आपने उसे उसी वक्त मारा, लेकिन वह आपकी नजर में चढ़ चुका था, इसलिए पार्टी खत्म होते ही जहां सब लोग अपने अपने घर चले गए थे, आप उनके साथ वापस घर नहीं गई जो आपको लेकर पार्टी में आए थे, यानी कि मिस्टर सिंघानिया। हमने देखा सीसीटीवी में, आते वक्त आप सब लोग एक ही गाड़ी में आए थे, मगर जाते वक्त किसी दूसरी गाड़ी से कहीं और गई थी। घर क्यों नहीं? क्योंकि आप बिल्कुल उल्टी दिशा में गई थी, जो उनके घर की तरफ तो बिल्कुल ही नहीं जाता। वह रास्ता क्लब की तरफ जाता है जहां पर आपने मिस्टर मानिक को अंधेरे में ले जाकर चाकू से वार किया। लेकिन अब बुरी किस्मत है कि वहां कुछ हलचल महसूस हुई, जैसे कोई वहां पर आ रहा हो। क्लब के कुछ लोग वहां आ रहे थे, इसलिए आपको उन्हें जान से मारने का मौका नहीं मिला और आप इस तरह से उन्हें घायल छोड़कर वहां से फरार हो गई। अगेन, आपकी बुरी किस्मत जो आपकी अंगूठी वहां पर गिर गई। मैंने सही कहा मिस तनुजा। इस पर तनुजा की मुट्ठी जोर से कस गई। उसने भरी नजरों से इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, बहुत ज्यादा बोल गए आप इंस्पेक्टर। शायद आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरी फैमिली की पहुँच कहाँ तक है। फिर इंस्पेक्टर ने कहा, तो अब आप मुझे मेरी नौकरी से निकलवाने या ट्रांसफर हो जाने की धमकी दे रही हैं? आप जानते हैं, आपकी ऐसी हरकत से आप पर मेरे शक अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। मिस्टर विराट बोला, एक मिनट तनुजा, तुमने अभी अभी क्या कहा? उस लड़के ने अकाय को हर्ट करने की कोशिश कैसे की? तनुजा ने विराट को बताया कि किस तरह से मानिक ने
पहले उसे अप्रोच करके उसके साथ ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की। उसके बाद उसने अकाय को भी धक्का दिया। हालांकि उसने यह बात बताना स्किप कर दी कि उसने सनम के साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की थी, क्योंकि उसे सनम से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता था। विराट की आंखों में अचानक गुस्सा दिखने लगा। उसकी इतनी हिम्मत! इंस्पेक्टर ने कहा, मिस्टर सिंघानिया, उसने क्या कर रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप? क्या नहीं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जरा अंगूठी वाली बात को क्लियर कर लें। मिस तनुजा, जल्दी से अपने हाथ की अंगूठी दिखाइए। तनुजा ने कहा, इंस्पेक्टर, आप फालतू में मुझ पर शक कर रहे हैं। सुभद्रा भी यह सुनकर काफी ज्यादा हैरान थी। सनम उसके साथ खड़ी हुई थी। वह आगे आकर बोली, तनुजा, बात को आगे मत बढ़ाओ। इंस्पेक्टर जैसा बोल रहे हैं वैसा कर दो ना। अगर तुम्हारी अंगूठी तुम्हारे पास है तो इन्हें दिखा दो। इस पर तनुजा ने कड़क आंखों से सुभद्रा की तरफ देखते हुए कहा, आंटी, आप लोग मुझ पर शक कैसे कर सकते हैं? विराट ने एक गहरी सांस ली, तनुजा के कंधों को अपने हाथों में पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए थोड़ी नरम आवाज में बोला, तुम पर कोई शक नहीं कर रहा है तनुजा, बस इंस्पेक्टर का शक मिटाने वाली बात है। दिखा दो इन्हें अंगूठी, ताकि यह तुम पर शक करना बंद करे। डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तनुजा बोलने ही वाली थी, लेकिन इंस्पेक्टर, इतने में ही विराट ने तनुजा का हाथ पकड़ा और ऊपर उठा दिया। सब लोगों की नजर तनु की उंगली पर जाकर टिक गई। इंस्पेक्टर थोड़ा चौंक गया। विराट ने एक राहत की सांस ली और इंस्पेक्टर से कहा, देख लिया इंस्पेक्टर, तनुजा की अंगूठी उसकी उंगली में ही है। तनुजा की उंगली में वाकई में बिल्कुल सेम टू सेम अंगूठी थी जो इंस्पेक्टर के हाथ में थी। इंस्पेक्टर ने तनुजा की उंगली को थोड़ा पकड़कर अंगूठी को गौर से देखा और फिर अपने हाथ में प्लास्टिक की थैली में रखी हुई अंगूठी को देखा। बिल्कुल सेम टू सेम, 19-20 का भी फर्क नहीं था। इंस्पेक्टर यह देखकर थोड़ा सा हैरान जरूर हुआ। तनुजा ने अपने हाथ को अच्छे से इंस्पेक्टर को दिखाते हुए कहा, ठीक से देख लीजिए इंस्पेक्टर, अगर अब भी आपको कोई शक है तो मैं अंगूठी निकाल कर आपको दिखा सकती हूँ। आप अच्छे से इंस्पेक्शन कर लीजिए। यही है मेरी अंगूठी जो इस वक्त मेरी उंगली में है। आपके हाथ में जो अंगूठी है मुझे नहीं पता किसकी है। तनुजा ने एक झटके से अपना हाथ पीछे किया और भरी नजरों से इंस्पेक्टर को देखने लगी, मगर इंस्पेक्टर के एक्सप्रेशन भी कड़क थे। इंस्पेक्टर ने अपना गला साफ किया और विराट की तरफ देखते हुए कहा, ओके मिस्टर सिंघानिया, अब आप लोग जा सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब तक केस की तहकीकात पूरी नहीं हो जाती, आप में से कोई भी बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए शहर के बाहर नहीं जाएगा, और ये मैडम तो खास करके नहीं जाएंगी। इंस्पेक्टर ने तनुजा की तरफ इशारा किया, जिससे उसकी आंखें रोल हो गई। विराट ने हल्का सा सर हिलाया और सब घर जाने के लिए निकल पड़े। विराट सनम के पास गया जो डरी हुई थी। अब भी उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन अब वह ज्यादा रो नहीं रही थी। विराट ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो, और फिर उसे लेकर चला गया। सुभद्रा भी चली गई। तनुजा जैसे ही जाने वाली थी, वैसे इंस्पेक्टर की आवाज उसके कानों में पड़ी, मिस तनुजा। तनुजा के कदम एकदम से रुक गए और उसने तीखी नजरों से इंस्पेक्टर की तरफ देखा। इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक छेड़ने वाली नटखट मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में काफी डिटर्मिनेशन नजर आ रही थी। अपने पुलिस वाले डंडे के साथ खेलता हुआ उसने राउंड राउंड घुमाकर अपने कंधे पर लगाकर हल्की सी थप करता हुआ इंस्पेक्टर तनुजा के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, आप मेरे शक के घेरे के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा चक्कर काट रही हैं। इंस्पेक्टर टाइगर पांडे है नाम मेरा। चीते जैसी रफ्तार और चील जैसी निगाहें हैं मेरी, कोई बच नहीं सकता मेरी निगाहों से। इस पर तनुजा ठीक से इंस्पेक्टर को फेस करके खड़ी हुई, हल्की तिरछी मुस्कान के साथ और आंखों से एक शैतानी चमक के साथ बोली, डोंट वरी इंस्पेक्टर, आपके शक के घेरे की बाउंड्री को मैं कभी क्रॉस नहीं करूंगी। गुड लक। तनुजा उसके बाद वहां से जाने लगती है। इंस्पेक्टर अपने हवलदार से बोला, उस लड़की की सिक्योरिटी को 3 गुना ज्यादा बढ़ा दो, हो सकता है खूनी उसे फिर से मारने की कोशिश करे। इस बार अगर उसने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो हम उसे तुरंत दबोच लेंगे। जाते जाते तनुजा यह सब सुन लेती है और उसके होठों पर एक शैतानी सी मुस्कुराहट आ जाती है। अस्पताल के बाहर पहुंचकर तनुजा ने अपना फोन उठाया और कॉल किया। उसने कहीं पर बात करते हुए कहा, हॉस्पिटल में हूँ। हाँ, वह लड़का बच गया है। इंस्पेक्टर ने तहकीकात के लिए बुलाया था। पता नहीं कैसे मेरी अंगूठी वहाँ पर गिर गई। थैंक गॉड मेरे पास सेम टू सेम दूसरी अंगूठी भी थी। घर आने के बाद मैंने तुरंत ही नोट कर लिया था कि मेरी अंगूठी गायब है।
एक गहरी सांस लेकर तनुजा ने फिर से कुछ कहा। हाँ, मैं समझ रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। यह बोलकर तनुजा कॉल काट देती है और फिर एक गहरी सांस लेती है। अगले ही पल उसकी आंखों में एक बहुत ही डेविल और खतरनाक चमक दौड़ जाती है। खुशी अपने कमरे में बैठी हुई थी। वह अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। अक्सर खुशी जब भी परेशान होती थी वह अपनी डायरी में ही कुछ लिख दिया करती थी, जिससे उसे महसूस होता था कि वह अपनी परेशानियों को या अपने दिन भर की बातों को अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर रही है। और वह उस डायरी को डियर मम्मा बोलती थी, जैसे मानो कि वह माया से ही बात कर रही हो। कुछ देर लिखने के बाद खुशी वहाँ से उठकर बाथरूम में चली जाती है। उसके बाद विराट उस खुशी के कमरे में आता है और वहाँ देखता है पर उसे खुशी कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। वह जाने लगता है, तभी उसकी नज़र डायरी पर पड़ती है जो टेबल पर खुली हुई रखी थी। खुशी की डायरी। विराट डायरी की तरफ बढ़ता है और देखता है खुशी अपनी खूबसूरत हैंडराइटिंग में कुछ लिख रही थी। विराट उस डायरी को अपने हाथ में लेता है और उसे पता है कि उसकी बेटी को डायरी लिखने की आदत हो गई है। शायद अपनी मम्मा के जाने के बाद वह काफी ज्यादा अकेलापन महसूस करने लगी थी और उसने इसे अपना दोस्त बना लिया था, जिससे विराट थोड़ा सा परेशान था। माया के जाने के बाद वह अपने बच्चों को ठीक से संभाल नहीं पा रहा था। विराट देखता है कि खुशी ने डायरी में कुछ लिखा है तो वह पढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था उसकी आंखें सिकुड़ रही थी। हैरानी और शौक उसकी आंखों में दिखाई दे रहे थे। पूरा पेज पढ़ने के बाद वह एकदम से स्तब्ध रह गया। खुशी ने डायरी में अपने ट्यूशन टीचर की हरकतों और धमकियों और उसके मरने पर खुशी अच्छा महसूस कर रही थी उसके बारे में लिखा था। विराट को बहुत ज्यादा झटका लगा। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और खुशी बाथरूम से बाहर आई। उसने अपने पापा की तरफ देखा और वह भी चौंक गई। विराट ने खुशी की तरफ देखा, वह चुपचाप वहां पर खड़ी हुई थी। विराट इतना ज्यादा हैरान था कि उसके हाथों से डायरी छूटकर नीचे गिर गई। उसका दिल अचानक बहुत जोर से धड़कने लगा। खुशी चुपचाप खड़ी थी। विराट एकदम से खुशी के पास आया और उसे जोर से गले लगा लिया, बहुत जोर से अपने सीने से लगा लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि खुशी का ट्यूशन टीचर उसके साथ इस हद तक घटिया हरकत करता था और उसे पता भी नहीं चला कि उसकी बेटी किस दौर से गुजर रही है। यहाँ तक कि उस कमीने आदमी ने उसकी बेटी की वीडियोस भी बनाई थी। खुशी किस मानसिक तनाव से गुजर रही थी इसकी भनक विराट तक को नहीं लगी। गले से अलग होकर विराट ने खुशी के चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने मुझे अपने ट्यूशन टीचर के बारे में बताया क्यों नहीं खुशी? एक बात बता तो दिया होता। खुशी अपनी नजरें नीचे कर लेती है और कहती है, मैं बताना चाहती थी पर आपके पास कभी मेरी बातें सुनने के लिए टाइम ही नहीं था। और उसने मुझे धमकी दी थी अगर मैंने आपको कुछ भी बताया वो वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर देगा, फिर आपकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी और आप मुझे बहुत मारेंगे। इसीलिए विराट ने डिसबिलीफ के साथ खुशी को देखा और कहा, नहीं, यह तुमसे किसने कहा? नहीं प्रिंसेस, मैं तुम्हें कभी नहीं मार सकता, कभी भी नहीं। विराट के सीने में बड़ा तेज दर्द उठता है। उसकी बेटी ने अपने साथ हो रही गलत हरकतों को सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि उसे डर लगता था कि कहीं वह उस पर गुस्सा न कर बैठे, कहीं वह उसी को दोषी न ठहरा दे, और अपनी बेटी की बात सुनने के लिए उसके पास समय तक नहीं था। आज विराट का जमीर उसे कचोट रहा था। अगर उसकी बेटी के साथ कुछ भी अनहोनी हो जाती तो विराट की आंखें नम हो गई। उसने खुशी को अपने गले से लगा कर कहा, आई एम सॉरी प्रिंसेस, आई एम रियली सॉरी। खुशी ने भी चुपचाप अपने पापा को हक कर लिया। विराट माया की तस्वीर की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन बोला, आई एम सॉरी माया, मैं एक अच्छा पिता बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं फेल हो गया हूँ तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस में, हमारी बेटी को प्रोटेक्ट तक नहीं कर पाया। अब मैं कैसे माफी मांगूंगा तुमसे, कैसे? जहाँ एक तरफ विराट इस तरह से बात की तकलीफ थी, वह अपनी बेटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और उसे ट्यूशन टीचर को हद से ज्यादा गुस्सा था। अच्छा हुआ मर गया साला, अगर जिंदा होता ना तो आज विराट के हाथों मारा जाता। विराट अपने स्टडी रूम से काम खत्म करके अपने बेड के रूम में आता है। वह थक जाता है। उसने घड़ी में टाइम देखा, 12 बज चुके थे। उसने गहरी सांस ली और बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर में नहा के बाहर आया और बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। उसने सिगरेट निकाली और वह पीने ही वाला था कि अचानक उसके हाथ रुक गए,
जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। वो सिगरेट की तरफ देखने लगा। उसे माया की वो जिद याद आने लगी कि जब वो उसे सिगरेट ना पीने के लिए जिद करती थी। उसने एक गहरी सांस ली, सिगरेट को वापस डिब्बे में डाला और चुपचाप देर तक खड़ा रहा। चांद की रोशनी में वो काफी हैंडसम लग रहा था। उसकी आंखों में एक अकेलापन सा था, एक उदासी थी। कुछ देर इसी तरह खड़ा रहा। इट्स माई बर्थडे टुडे। तुम हमेशा मेरे लिए सरप्राइज प्लान करती थी, पर अब ये करने वाला कोई नहीं। कभी कभी लगता है कि विराट इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। वो अंदर आया और काउच पर लेट गया। सामने लगी माया की तस्वीर को देखता रहा। फिर धीरे धीरे उसकी पलकें भारी हुई और वो नींद में चला गया। विराट घर के अंदर आया। काफी रात हो गई थी। उसके चेहरे से काफी थका हुआ लग रहा था। आज ऑफिस में बड़ा काम था। वो अंदर आया बिना आवाज के और उसके एक प्यारा सा चेहरा देखा, जिसे देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने देखा कि सोफे के ऊपर माया लेटी हुई है। अकाई, जो कि बहुत छोटा था, वह उसके पेट पर लेटा हुआ था। उसके सीने पर अपना सर रखकर बगल में खुशी लेटी हुई थी, जिसका एक पैर और एक हाथ माया के और अकाई के ऊपर था। तीनों काफी गहरी नींद में थे। सामने टेबल पर एक केक रखा हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे विराट। अपने होठों को दांतों के नीचे दबाता है और अपने ही सर पर हल्की सी चपत लगाता है। वह भूल गया था कि आज उसका बर्थडे है। उसकी प्यारी सी फैमिली ने कितना प्यारा सा सरप्राइज प्लान किया था उसके लिए। केक तो इतना प्यारा लग रहा था, ऊपर कार्टून भी लगे हुए थे। यह जरूर खुशी का काम होगा। उसे मजा आता है कार्टून से चीजों को सजाना। यह देखकर विराट को हल्की सी हंसी आ जाती है, पर वह चुपचाप हंसता है, बिल्कुल आवाज नहीं करता। पहले उसने अपना ब्रीफकेस टेबल पर रखा, शांति से अपनी टाई लूज की और आगे बढ़ा। विराट को गिल्ट हो रहा था कि वह आज जल्दी घर पर नहीं आया। आज काम इतना ज्यादा हो गया था कि उसे आने पर कॉल करके बताने का टाइम तक नहीं मिला। ऊपर से फोन भी बंद हो गया था। वह आगे बढ़ता है और बड़ी ही सावधानी से खुशी को अपनी बाहों में उठा लेता है और फिर दबे पांव उसे कमरे की तरफ ले जाता है। कमरे में पहुंचकर विराट संभाल के खुशी को बिस्तर पर लिटा देता है, उसके माथे पर प्यार से किस करता है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। फिर वह वापस आता है और अकाय को भी बड़ी सावधानी से माया के सीने से उठाता है और फिर उसे अपनी बाहों में लेकर संभाल कर कमरे में लेकर चला जाता है और उसे खुशी के बगल में लिटा देता है। उसके चेहरे पर भी प्यार से किस करता है और दोनों भाई बहनों को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर देता है। विराट जाने लगता है, तभी उसे खुशी की आवाज सुनाई देती है, पापा। विराट पलटकर खुशी की तरफ देखता है, जो उसे देख रही थी लेकिन पलकें मुश्किल से ही खोल पा रही थी। काफी नींद में थी। खुशी ने कहा, पापा आप आ गए। विराट मुस्कुराकर खुशी के पास गया और सर को प्यार से सहलाया। खुशी ने कहा, हैप्पी बर्थडे पापा। विराट की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बड़ी हो गई। उसने खुशी के माथे पर फिर से किस किया और कहा, थैंक यू माय प्रिंसेस, अब सो जाओ। आई लव यू। खुशी ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, आई लव यू टू पापा। उसके बाद खुशी फिर से पलकें बंद करके सो गई। विराट लाइट बंद करके कमरा बंद करके फिर से हॉल में आया। इस बार उसने माया को देखा, जो सोफे पर गहरी नींद में सो रही थी। माया को देखते ही विराट उसके करीब आया और उसके सोते हुए चेहरे को देखकर उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट खिल गई और दिल की धड़कनें जोर होने लगी। कितनी प्यारी बीवी है उसकी, दुनिया की सबसे खूबसूरत बीवी। विराट अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा था कि माया उसकी जिंदगी में आई। एक बार अपनी बेवकूफी की वजह से उसने माया को ठुकरा दिया था। उसके बारे में जानना तक नहीं कि वह कौन है, कैसी है। वो तो तकदीर ने ऐसा खेल खेला कि माया को फिर से उसकी जिंदगी में ले आई। हर चीज के लिए विराट अपनी किस्मत और भगवान का बहुत शुक्रगुजार था। उसकी प्यारी सी फैमिली थी, प्यारे प्यारे बच्चे और एक बहुत ही प्यारी बीवी थी। वह एक कंप्लीट फैमिली बन गया था। वह परफेक्ट पापा, एक परफेक्ट हस्बैंड और बेडरूम में एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड। विराट माया के करीब आया, प्यार से उसके बालों को सहलाया और उसके खूबसूरत चेहरे को कुछ देर तक बस निहारता रहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और माया को संभाल कर अपनी बाहों में उठाया, बिना उसे जगाए हुए। फिर उसे धीरे धीरे सीढ़ियों से होता हुआ कमरे में ले गया।
वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था कि तभी माया के एक्सप्रेशन में हलचल हुई और धीरे धीरे उसकी आंखें खुल गई। उसने आंखें खोलते ही विराट को देखा जो गोद में उठाकर सीढ़ियां चढ़ रहा था। माया विराट से बोली, फाइनली टाइम मिल गया, तुम घर आ गए। वो नींद में लग रही थी। विराट मुस्कुराकर माया की तरफ देखकर आगे बढ़ते हुए बोला, सॉरी, आज काम बहुत ज्यादा था, ध्यान नहीं रहा कि मुझे घर जल्दी आना है। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, अटेंड नहीं करता तो काफी प्रॉब्लम हो जाती। माया ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए केक बनाया था और खुशी ने डेकोरेट किया था अपने फेवरेट कार्टून के साथ। विराट ने कहा, आई एम रियली सॉरी माई लव। जल्द ही लोग कमरे के बाहर पहुंचते हैं। माया ने तुरंत कहा, 1 मिनट रुको विराट, टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव।